MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। और दर्शकों, कल सबसे बड़ा पर्व है मतदान करने का और लोग मतदान के लिए निकलेंगे कल। लेकिन उससे पहले बिहार में इस समय क्या माहौल बना हुआ है, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बिहार में सत्ता के लिए कहा जा रहा है ठोक देंगे कट्टा कपार में। सोचिए जरा, ये बिहार में बच्चा कह रहा है दर्शकों, और मैं आपको सबूत के साथ तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देखिए, ये आरजेडी की रैली। इस बच्चे का चेहरा हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा भी कह रहा है तेजस्वी भैया आ गए तो हम भी कट्टा लेकर घूमेंगे। सुनिए जरा। अब आप सोचिए जरा, इसी को लेकर आज बीजेपी ने निशाना साधा। दर्शकों, ये वीडियो जारी किया है जिसमें बताया कि तेजस्वी क्या वादा कर रहे हैं। सुनिए जरा। छाती मेरे पावर होला खाली ओहिर जाती मेरे जाती मेरे पावर होला खाली ओहिर जाती मेरे जाती मेरे। तो आप सोचिए जरा, बिहार में कैसे कैसे गाने बनाए जा रहे हैं। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आरजेडी की पहचान अब कट्टे से ही हो रही है। इनके ताजा प्रचार से ही पता चलता है। चुनाव प्रचार में इनकी बेशर्मी देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। चुनाव के मैदान में भी कैसे गाने बज रहे हैं। छरा, कट्टा, दूनाली, मैं तो सोच नहीं सकता भाई, ये छुरा, कट्टा, दूनाली, इसके गाने और चुनाव के मैदान में। इनका मनसा का ये प्रतिबिंब है, उनकी सोच का प्रतिबिंब है। सोचिए जरा, अब ओवैसी एक कदम आगे चले गए। उन्होंने कट्टा दुनाली के बाद तलवार की एंट्री बिहार के चुनाव में करवा दी है। सुनवाता हूं जरा आप। तलवार बांट रहा है दीपक। अभी सत्ता मिली नहीं तो अभी से चरमपंथी, सत्ता मिली नहीं तो दीपक यादव को टिकट दिया जो तलवारें बांटता है। तलवार बांट रहा है दीपक यादव। ये विश्व हिंदू परिषद का आदमी, आरएसएस का आदमी, और उसको उसने नरकटियागंज से अपना उम्मीदवार बना है। देखा दर्शकों आप, कट्टा, दुनाली, तलवार। और अब अखिलेश यादव जो प्रचार कर रहे हैं गली गली, उनके नेता बिहार में जाने से घबरा गए। उनका कहना है कि भाई हम तो बिहार नहीं जाने वाले हैं, वहां तो कट्टा, दुनाली, जंगल राज चल रहा है। सुनिए जरा मुकेश के नेता आजम खान जेल से बाहर आए, लेकिन कैसे वो बिहार जाने से डर रहे हैं। सुनवाता हूं आप। मुझे अफसोस है, मैं तबीयत तो कम सुरक्षा कारणों से नहीं जा सका हूं, क्योंकि वहां कहा जा रहा है कि जंगल राज है। तो जंगल राज ख़त्म होना चाहिए और हम जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए कि हम भी मुल्क में एक बार फिर आज़ादी बहाल हो, कानून का राज हो इसमें। अब सोचिए आप, अखिलेश के नेता डर रहे हैं, लेकिन दर्शकों ये वो गाना है
जो पूरे बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा और इसी को लेकर राजनीति हो रही है। बिहार चुनाव में कट्टा, दुनाली, विकास, रोजगार के मुद्दों पर भारी है। हर मंच से गन, गोली और मासूम बच्चों की जुबान से विवादित बोली। क्या यही महागठबंधन के चुनाव लड़ने का पैटर्न है? पहले चरण का प्रचार थम गया है, लेकिन कट्टे का शोर हर ओर है। कोई कह रहा है 6 इंच छोटा कर देंगे। चुनाव है और चुनाव में अगर गरीबों को 6 इंच छोटा करने की धमकी देंगे तो वो खुद ही 6 इंच छोटा हो जाएंगे। कोई कहता है बिहार में जाने से डर लगता है, बिहार में जंगल राज है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यही बिहार की पहचान है? सवाल गंभीर है। जहां बाहुबली चुनावी मैदान में हो, जेल से चुनाव लड़ रहे हो, उस प्रदेश का भविष्य क्या होगा? वोटिंग से ठीक पहले बात यहां पर आकर अटक गई है। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए जरा, क्या बिहार की सत्ता कट्टे से मिलने वाली है? आप सोचिए, बिहार में बड़ी बड़ी बातें हो रही थी विकास की, लेकिन अब बिहार में सिर्फ कट्टा ट्रेंड में है। दर्शकों, जिस मोइनुद्दीन नगर को योगी मोहन नगर बता चुके हैं दर्शकों, वहां उसी मोइनुद्दीन नगर में कट्टे वाली धमकी दी जा रही है। तेजस्वी की सभा में बच्चे से कट्टे वाली धमकी दिलवाई गई और तेजस्वी के मंच से एक बच्चे ने वो गीत या गाना नहीं था जो उसने कहा है दर्शकों, बल्कि बिहार की राजनीति का आईना था। यही जंगल राज का ट्रेलर है जिसका जिक्र पीएम मोदी चुनावी जनसभा में कर चुके हैं। बच्चे ने कहा, तेजस्वी को सीएम बनने दो, फिर हम कट्टा लेकर घूमेंगे। हम गवार नहीं, रंगदार हैं। ये तेजस्वी की जीत के बाद बताएंगे। अब जरा आप सोचिए दर्शकों, क्या आरजेडी इसी शिक्षा मॉडल की बात कर रही थी? क्योंकि बीजेपी कट्टा वाले बयान को वोटिंग से पहले मुद्दा बना चुकी है। बीजेपी ने एक बार फिर 90 के दशक के जंगल राज की याद भी दिलाई है, जो लालू राबड़ी के नाम पर पूरे देश में कुख्यात हो चुका था। इस बार भी आरजेडी के प्रचार में देख रहे हैं आप, छर्रा, कट्टा जैसे गाने सुनाई दे रहे हैं। ये वही गाने हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो जंगल राज के डर को चेतावनी की तरह दोहराता है और बताता है कि इस बार का चुनाव इसी पर लड़ा जा रहा है। लेकिन कैसे इस पर वार पलटवार हो रहा है, सुनवाता हूं आपको। एक समाज को लग रहा है कि हम आएंगे तो फिर एक्का राजा होगा। मुसलमान अलगे तोड़ तूफान, यादव अलगे तोड़ तूफान मचाए हुए है और इनके राज्य का जो इतिहास रहा है 15 साल, यही तो रहा। लूट, डकैती, फिरौती, यही तो रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया और कट्टे की बात की, तो AK-56, AK-47 कट्टा तलवार बांटने वाले हमारे विरोधी हैं। तेजस्वी जी तो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई की बात करते, कलम बांटने की बात कर रहे हैं, नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं। यहाँ कट्टा, ये तो बिहार को बदनाम किया जा रहा है। अब दर्शकों, पार्टी जो भी हो, तरह तरह की बात की जा रही है, लेकिन जब बिहार में कट्टा और कैसे दोनाली की बात की जा रही है, उसको लेकर जंगल राज का भी जिक्र किया जा रहा है। और उसकी तस्वीर जरा मैं आपको बताता हूं, जंगल राज आखिर है क्या। जंगल राज की बात कही जा रही है। 90 के दशक में बिहार ऐसे दौर से गुजरा दर्शकों, जिसे जंगल राज का नाम दिया गया, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद थे और आम जनता भय में जीती थी। उस दौर की भयावह सच्चाई को उजागर करने वाले एनसीआरबी के आंकड़े में आज आपको बता रहा हूं। ये कोई नहीं बताएगा, इसलिए देख लीजिए, क्योंकि बिहार में साल 1999 में 31,489 आपराधिक घटनाएं हुई।
वहीं 2001 में 23,967 और 2002 में आपराधिक घटनाएं 24,955 रही, जबकि 2003 और 4 में एक बार फिर आपराधिक घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। 2003 में 24,432, 2004 में आपराधिक घटनाएं 28,000 के पार निकल गई, जिसमें लूट, हत्या, अपहरण जैसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। और बीजेपी, उस दौर में लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उस दौर को जंगल राज बताती है और एक बार फिर चुनाव से पहले यही मुद्दा उठा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि लोग अंधेरे और डर के दौर को भूले नहीं हैं और वो लौटाना नहीं चाहते हैं, जहां भय, कट्टा, करप्शन ही पहचान बन गए थे। वो लालू यादव का दौर था दर्शकों, इसलिए जंगल राज की बार बार चर्चा की जा रही है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, जब जंगल राज की चर्चा की जा रही है तो इस समय बिहार में दो ऐसे चेहरे हैं जो जेल में हैं और चुनावी मैदान में। एक है अनंत सिंह मोकामा से और दूसरे हैं लालू यादव के करीबी रीतलाल यादव। सोचिए जरा, दोनों जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, इसी चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं, और इनके लिए प्रचार करने वाले भी बड़े बड़े नेता हैं। आरजेडी से लालू प्रसाद यादव हैं, तो अनंत सिंह के लिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मैदान में आ गए। लेकिन ललन सिंह जैसे ही मैदान में आए हैं, उनके बयान चर्चा का विषय बन गए हैं और वो बराबर कह रहे हैं, कहीं 6 इंच की बात हो रही है, कहीं कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर अनंत सिंह जेल में हैं तो उनकी चर्चा बार बार क्यों हो रही है, आइए जरा आपको बताते हैं। और अनंत सिंह के लिए प्रचार करने वाले ललन सिंह फिर से विवादों में आ गए दर्शकों। वोटर्स को धमकाने के मामले में उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस बीच ललन सिंह ने एक और विवादित बयान दे दिया। सोचिए आप, ललन सिंह क्या कह रहे हैं, हमें कोई 6 इंच छोटा करने की बात करेगा तो 6 इंच छोटा करने की बात करने वाले को हम भी छोटा कर देंगे। अब यह बयान ललन सिंह धमकी वाले विवाद पर बार बार सफाई देते हुए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, मोकामा में हमने किसी को धमकी नहीं दी, सिर्फ गरीबों को वोट देने के लिए उनमें जोश भर रहे थे। इस दौरान एक बयान का हवाला देते हुए कहा, 6 इंच छोटा कर देंगे। दरअसल उन्होंने लोगों से अपील की थी दर्शकों कि विरोधियों को घर में कैद कर दें। एक वीडियो में विरोधियों को मतदान केंद्रों पर ना जाने की नसीहत भी उन्होंने दी थी, जिसका वीडियो सामने आया था और ललन सिंह पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। अब दर्शकों, वोटिंग से पहले उन्होंने फिर से विवादित बयान दे दिया है। माना यह जा रहा है कि मोकामा की सीट इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। ललन सिंह कैसे फंस गए हैं, क्या उन्होंने कह दिया, सुनिए जरा। जो गरीबों का वोट है, वहां कुछ लोग जाके गरीबों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 6 इंच छोटा कर देंगे। चुनाव है और चुनाव में अगर गरीबों को 6 इंच छोटा करने की धमकी देंगे तो वो खुद ही 6 इंच छोटा हो जाएंगे। ये कोई नई चीज नहीं है। अब आपको अपना वोट भी बचाना है, वोट डालना भी है। सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना, वोट डालने मत आना। यूपी में भी यही किया था। इसलिए जहां वोट अपना बचाना है, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए वोट डालना जरूरी है, वोट न कट पाए उसके लिए तैयार रहना है। देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन बिहार की जनता क्या सोच रही है, आज मैं सीधे जनता से कहना चाहता हूं। आप लोगों ने पहले चरण में सबको सुन लिया है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है ये किसी को ना बताएं, अपने मत का प्रयोग करें। आज हमने जनता से बात की है, सुनिए जरा। मंच कोई भी नेता का हो, ये गलत संदेश युवा में जाता है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप तो फिर ये दिखा रहे हैं ना कि आप जंगल राज फिर से वापस आ रही है। कट्टा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। सरकार किसी का भी हो, तेजस्वी का हो, वो गया वो गलत है। बट ऐसा नहीं है कि सरकार बदलना नहीं चाहिए, सरकार बदलना चाहिए। मंच तेजस्वी का था, ठीक है। कट्टा वो आया कहाँ से, सरकार किसकी है? तेजस्वी तो सरकार है नहीं। आप बोल रहे हैं कि मेरा प्रशासन मेरे हाथ में है, वो अपना सिस्टम चला रहा है, तो सिस्टम कहाँ से गड़बड़ी होगा? कट्टे को बच्चा के हाथ में कट्टा आ गया तो सरकार में या सत्ता में जो उनके पास क्या होगा? तेजस्वी का मुस्कुराना ये तो नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ है नहीं, लेकिन कट्टा ये वास्तविकता नहीं है। वैसे गानों को इसको अगर नॉर्मल लिया जाए तो ये एक गाना है। अब सुना अपने दर्शकों बिहार की जनता की राय क्या है, लेकिन अब मैं आपको बिहार चुनाव की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाने वाला हूं।
जहां योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर की चर्चा हो रही है। लेकिन बिहार में अब बुलडोजर राउंड 2 शुरू होने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, तस्वीर आपको दिखाता हूं। क्योंकि दूसरे चरण के लिए योगी आदित्यनाथ मैदान में आ गए और योगी जहां जहां जाते हैं वहां वहां बुलडोजर भी पहुंच जाता है। देखिए उनकी सभा में बुलडोजर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। अब दर्शकों मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं जिसमें आपको बुलडोजर दिखेंगे। देखिए आप 1 2 3 4 5 और इनकी संख्या और ज्यादा है। बुलडोजर से स्वागत किया जा रहा है। यानी बिहार चुनाव में बुलडोजर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। दर्शकों आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा। अब दर्शकों आप सोचिए, बुलडोजर को लेकर बिहार में गजब की चर्चा चल रही है और पहला चरण खत्म हो गया लेकिन राउंड 2 शुरू हो गया। आइए जरा मैं आपको बताऊं, बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने गया जी से की है। यहां सीएम योगी की रैली में बुलडोजर की धमक दिखाई दी। देख रहे हैं ना, योगी का दीदार करने लोग बुलडोजर पर चढ़कर आ गए। तो योगी ने भी अपने भाषण की शुरुआत बुलडोजर से ही की। दर्शक, उन्होंने यूपी में माफियाओं के खिलाफ एक्शन का संदेश दिया और बताया कैसे माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई है और अखिलेश पर भी निशाना साधा। दर्शकों कहा ये माफिया के शागिर्द हैं। साथ ही कहा जो काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती है वही काम कांग्रेस और आरजेडी के लोग बिहार में करते हैं, इसलिए इनका उपचार बुलडोजर है और एनडीए की सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने आज सीधे बुलडोजर की एंट्री राउंड 2 में करा दी है। देखिए जरा। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भाई ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हां। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने उस जमीन को पहले प्लेन किया और फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए आसियाना हाई राइज बिल्डिंग बना करके, ऊंची बिल्डिंग बना करके गरीबों के आवास बना दिए गए। अब दर्शकों बड़ी बात यह है कि कुछ घंटे बाकी हैं और पहला इम्तिहान जिसमें किसे कितने नंबर देंगे यह आपको तय करना है दर्शकों। लेकिन पहले चरण में 10 घंटे बाकी हैं जब मतदान होगा। उससे पहले तस्वीर आपको दिखाता हूं। दावा यह किया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि पीएम मोदी ने हवा को बदल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने पूरे खेल को एनडीए के पक्ष में कर दिया है। यह दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा है दर्शक। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, महागठबंधन भी पीछे नहीं है। महागठबंधन से हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, जो कह रहे हैं कि इस बार तो पूरा माहौल महागठबंधन के पक्ष में नजर आ रहा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। क्या आपको प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज मैदान में दिख रही है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम ऐसा माहौल बदल रहे हैं कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ जन सुराज की चर्चा है।
अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शक, अलग अलग दल दावे कर रहा है कि हम चुनावी मैदान में, लेकिन कांग्रेस पार्टी देखिए जरा, कांग्रेस के रोड शो में सिर्फ नेता हाथ हिला रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि जनता नहीं है, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही नमस्ते और सत श्री अकाल करके चलते बन रहे हैं। ये देखिए जरा आप तस्वीर कांग्रेस की नेता अजय राय की। लेकिन दर्शकों, इधर तेज प्रताप यादव ने सीधे आरजेडी को चुनौती दी है और तेज प्रताप यादव की रैली में अक्षरा सिंह भी प्रचार के लिए पहुंची। सुनिए जरा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये देखिए आप जरा, इन हेलीकॉप्टर्स को गिने, फुल फ्रेम दिखाइए, कितने नेता पहुंच रहे हैं। सबका हेलीकॉप्टर पटना एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है, देख लीजिए आप। क्या आपके नेता का हेलीकॉप्टर भी इसमें 1 2 3 4 5 आप गिनते जाइए। हेलीकॉप्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। इसका सीधा मतलब यह कि बिहार में चुनावी पारा हाई हो रहा है। अब दर्शकों, बड़ी बात यह है कि दर्जन भर हेलीकॉप्टर से रैलियां हो रही हैं, तो क्या यह उड़न खटोला जीत दिलाएगा? लेकिन पहले फेज में किसकी स्थिति क्या है, आइए जरा आपको विस्तार से बता देता हूं। बिहार चुनाव में कल पहले चरण की वोटिंग है दर्शकों। पहले चरण की 121 सीटों पर जबरदस्त मुकाबला है। इस बार सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच ही नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर, तेज प्रताप और ओवैसी के बीच भी फाइट है। 2020 में क्या हुआ था दर्शकों? पिछले चुनाव में इन 121 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन को 61 सीटों पर जीत मिली थी, पहले फेज की बता रहा हूं, जबकि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए 59 सीटों पर चुनाव जीता था। एक सीट एलजेपी के खाते में गई थी, जिसके एमएलए बाद में जेडीयू में चले गए थे। पिछली बार दोनों गठबंधन के वोटों में महज कुछ हजार का अंतर था दर्शकों, और यही अंतर महागठबंधन को सरकार बनाने से 12 सीट पीछे छोड़ गया। लेकिन इस बार चुनाव में कई और मोर्चे मैदान में दर्शकों। तीसरा मोर्चा जैसे जन स्वराज पार्टी, जहां 121 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हर सीट पर तेज प्रताप यादव भी कई सीटों पर आरजेडी को सीधी टक्कर दे रहे हैं, तो ओवैसी सीमांचल में आरजेडी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि कई सीटों पर गुणा गणित बिगड़ने वाला है और किसे फायदा और किसे नुकसान होगा ये 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले बिहार में जबरदस्त फाइट चल रही है। अब मैं आपको सुनवाने वाला हूं दर्शकों, इसको लेकर कैसे नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई, सुनिए जरा। कल चुनाव का पहला चरण है और अब तक नीतीश कुमार जी को भाजपा ने सीएम ऑफिशियली रूप से घोषित नहीं किया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। आप समझिए, अब तक नीतीश कुमार जी की घोषणा जो है नहीं की गई है, भाजपा ने नहीं किया है। बिहार के लोगों से एक ही अपील करेंगे, जो पिछले 3 साल आपको रास्ता बताया गया है कि आपने जाति पर वोट देकर देख लिया, आपने हिंदू मुसलमान बनकर वोट देकर देख लिया, आपने नाली गली अनाज के लिए वोट देकर देख लिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट देकर देख लिया, मोदी, लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर के लिए वोट देकर देख लिया। अब एक बार अपने बच्चों के लिए वोट करो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट करो। इस बात के लिए वोट करो कि 14 तारीख के बाद से किसी के बच्चे को 10-12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको ऐसी तस्वीर दिखाने वाला हूं, क्योंकि बिहार में जब चुनाव की बात आती है तो घर में ही लड़ाई हो जाती है। लेकिन देखिए जरा, जो नेता एक दूसरे को दिन भर कोसते हैं वो साथ में चल रहे हैं। देखिए जरा, यहाँ है केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम, और उनके साथ हैं अखिलेश यादव। यही नेता मंचों से एक दूसरे को जी भर कर कोसते हैं, लेकिन जब आमने सामने मिलते हैं तो आप देखिए कैसे हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। इससे सबक आपको भी लेना चाहिए दर्शकों। एक और तस्वीर दिखाता हूं कि आपको लड़ना नहीं है। देखिए जरा, पप्पू यादव और तेज प्रताप यादव की मुलाकात हुई है, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। दोनों के बीच में कई देर तक बात हुई।
तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव के बीच में भी लंबी बातचीत की तस्वीर सामने आई है। अब दर्शकों, नेता साथ में घूम रहे हैं और जनता फैसला कर चुकी है कि उसे किसे वोट करना है, लेकिन नेता अभी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सुनिए जरा। यह स्पष्ट है कि यहाँ पर एनडीए की 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बनने जा रही है। महिलाओं को जो एनडीए का जो समय उन्होंने देखा है, जो बदलाव देखा है और जो सहायता सरकार ने उनको दी है पिछले 20 साल में, उससे वो इतनी ज्यादा खुश और प्रभावित हैं कि आगे भी वो सिर्फ एनडीए ही चाहती हैं। बिहार की जनता जो विकास की धारा बिहार के हर गली, हर सड़क, हर घर तक पहुंचाया है, वो सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार है, उसको पुनः अपना समर्थन देगी। बहुत अच्छा माहौल है और जनता जो है वो एनडीए के साथ है। बिहार की जनता जो है वो एनडीए सरकार ने जो तरक्की किया है, विकास में जो बाहर आई है, उससे खुश है और फिर से एनडीए सरकार बन रही है। जो मेरा आकलन है, ये बदलाव का चुनाव है और सन 52 के बाद मौलिक मुद्दों पर पहली बार मैं समझता हूँ रोटी, थाली, रोजगार, नौकरी, सामाजिक सुरक्षा, इन विषयों पे बात हो रही है, तो उसका परिलक्षण परिणाम में भी आपको देखने को मिलेगा। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और खबर लेकर आया हूं, क्योंकि आज राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया, लेकिन बीजेपी ने कहा यह हार से पहले की हताशा है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। वोटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये वोट चोरी की तैयारी है, ये हाइड्रोजन बम है। एक्सेल शीट्स ऑफ फेक फोटोग्राफ्स, ऑल ऑफ दैट। अब मैं दर्शकों आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जोर शोर से प्रचारित कर रही है और कह रही है कि अब सरकार की उल्टी गिनती शुरू। सुनिए जरा। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आ रहा है और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाए। अब दर्शकों, कांग्रेस पार्टी ने माहौल बनाया, हाइड्रोजन बम बताया है और बताया कमिंग सून। अब सुनिए जरा उसमें क्या क्या है। बीजेपी के लोगों हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। अब फिल्मी अंदाज में कांग्रेस पार्टी ने प्रेजेंटेशन दिया और राहुल गांधी ने बताया कि जो एग्जिट पोल आए थे वो भी फेल साबित हो गए रिजल्ट के आगे, और इसलिए उनका कहना है कि यहां पर वोट चोरी की है, क्योंकि एग्जिट पोल सही थे लेकिन उन्हें चुनाव परिणामों पर विश्वास नहीं है। अब मैं दर्शकों आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं। ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। ये जो वोटर लग रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मंच पर राहुल गांधी ने बुलाए हैं, दावा किया गया है कि इनके नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। तो 300-350 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। मेरा नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया। सर, मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए, और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर, तो वो 300-350 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। मेरा नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। हम लोग जो बोले आपका नाम कट गया तो उसको जोड़िए, तो बोला आपका नाम। सर, मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए, और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर, तो वो 300-350 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। अब दर्शकों सोचिए जरा, राहुल गांधी ने मंच पर बुलाकर कहा कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन क्या यह महागठबंधन के चुनाव से पहले हार की हताशा है? रिपोर्ट दिखाता हूं। पहले कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र। We stated with certainty in our mind
that Maharashtra election was stolen. और फिर हरियाणा में वोट चोरी के शिगुफे के बाद अब राहुल ने बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उछाल दिया है। यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, बिहार में लागू होगा। राहुल यही नहीं रुके, उनमें हार की हताशा इस कदर दिखी कि वो देश के जेनजी को उकसाने में पीछे नहीं रहे। मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। तो सवाल ये कि क्या राहुल ने पहले चरण की वोटिंग से पहले हार मान ली है? क्या राहुल ने 14 नवंबर की काउंटिंग से पहले बिहार का रिजल्ट सुना दिया है? ये सवाल इसलिए अहम है कि राहुल के इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है, वो भी तब जब वो चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट जाने के सवाल से भागते दिख रहे हैं। 2 दिन बाद पोलिंग होगा, हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। अब दर्शकों सवाल ये कि क्या ये वोटिंग से पहले ही हार की हताशा है और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी पर कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी ने कल बिहार में पहले चरण का चुनाव है और पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव से पहले राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दर्शकों, राहुल की पीसी का कोर एजेंडा वोट चोरी रहा। उन्होंने इस एजेंडे को हाइड्रोजन बम नाम दिया। कल 1 घंटा 20 मिनट में केवल वोट चोरी पर आज उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने बिहार में इंडी की हार पर चिंता जाहिर की। कहा बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से काट दिए गए थे। हरियाणा में 5 कैटेगरी में 25 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। एक महिला ने एक असेंबली में 100 बार वोट किया। बिहार में इलेक्शन कमीशन के जरिए इसे दोहराने पर काम किया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जा सकती है, लेकिन लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, आरोप लगाया। इसे साबित करने के लिए उन्होंने 5 वोटर्स भी पेश किए। उन सभी ने कहा कि उनके नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं। राहुल के मुताबिक ऐसा एनडीए की साजिश की वजह से हो रहा है। इसे साबित करने के लिए उन्होंने नायब सिंह सैनी का एक बयान दिखाया, जिसमें उन्होंने हरियाणा में काउंटिंग से ठीक पहले बीजेपी की जीत का दावा किया था। अब आप सोचिए, जीत का दावा हर पार्टी करती है, लेकिन राहुल गांधी इसे लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा है और कैसे उन्होंने एक सबूत पेश किया, सुनवाता हूं। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भई आप चुनाव जीत रहे हो। सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? दूसरी बात, पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट्स और स्टेट का जो नतीजा था वो अलग थे। ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। आज उन्होंने बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। बीजेपी जो है लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, उससे जो दलित भाई हैं, पिछड़े भाई हैं, अति पिछड़े भाई हो या अल्पसंख्यक समाज हो, उनको जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था से हटाना चाहती है। यानी बिल्कुल संविधान के खिलाफ अलोकतांत्रिक काम जो है बीजेपी कर रही है। बीजेपी के लोग दलितों के दुश्मन हैं। दोपहर शाम आते आते आप अराजकता का माहौल बनाने के लिए प्रवोक कर रहे हैं आप लोगों को, और ऐसी बातें अगर लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष कहे, इसको कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। ये इनके बयान न सिर्फ शर्मनाक हैं बल्कि दुखद है। ये कोई नई चीज नहीं है। अब आपको अपना वोट भी बचाना है, वोट डालना भी है। सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना,
वोट डालने मत आना। यूपी में भी यही किया था। इसलिए जहां वोट अपना बचाना है, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। अब दर्शकों मैं आपको एक और दिलचस्प चीज दिखाने वाला हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने आज दावा किया है दर्शकों कि ये जो फोटो आपको दिखा रहा हूं मैं, यही वो फोटो है जो राहुल गांधी ने बताई और कहा कि ये ब्राजीलियन मॉडल है, लेकिन इनका भी चुनाव में इस्तेमाल किया गया है। और उन्होंने दावा किया है, दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, ये वो पिक कौन सा है, ये है ब्राजीलियन मॉडल। राहुल गांधी ने कहा कि इनके कई सारे पिक्चरों का इस्तेमाल करके चुनाव में घालमेल किया गया है। लेकिन क्या दर्शकों वाकई ये सच्चाई है? इसको लेकर आज पूरी तस्वीर आपके सामने रखता हूं, इसकी पूरी कहानी क्या है, आइए जरा आपको बताते हैं। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे कॉर्पोरेट अंदाज में अपने दावे में एच फाइल्स उन्होंने नाम दिया, प्रेजेंटेशन के तौर पर इसे दिखाया, जिसमें उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र किया जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कहा कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ब्राजीलियन मॉडल है। वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन लड़की का क्या काम? ब्राजील की इस मॉडल ने 22 बार वोट डाले। राहुल गांधी कह रहे हैं इस मॉडल ने 10 जगह पर मतदान किया, कभी सीमा, कभी स्वीटी नाम से वोट दिए, तो कभी सरस्वती बनकर वोटिंग भी की। उन्होंने पूछा ये महिला कौन है, इसका नाम क्या है, ये यहां कहां से आ गई है? अब कांग्रेस ने इसका नाम क्या बताया? मैथियस फेरेरो, ये कांग्रेस पार्टी ने बताया। बाकायदा केरल कांग्रेस ने इस मॉडल का नाम पोस्ट भी किया है, जबकि असल में दर्शकों इस मॉडल का नाम है मैथियस फेरेरो नहीं है, बल्कि फोटोग्राफर का नाम है। मैथियस फेरेरो ने मॉडल की फोटो खींची है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साइट पर इसे अपलोड किया गया है। इस मॉडल की तस्वीर साइट पर 8 साल पहले पब्लिश की गई थी। दावा यह किया गया कि अब इस मॉडल की तस्वीर फर्जी प्रोफाइल में इस्तेमाल होती है। नकली वोटर्स आईडी भी बार बार इस पिक्चर के जरिए बनाए जाते हैं। अब दर्शकों इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम क्या वाकई बम है? सुनिए जरा नेता क्या कह रहे हैं। कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। या तो राहुल गांधी दिमागी खराबी है, इनको कहीं भेजना चाहिए पागल खाने, या ये देश को तोड़ना चाहते हैं, विदेशी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। झूठ बोलना, भ्रम पैदा करना, इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है। अब दर्शकों राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए तो उनसे पूछा गया कि आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते, तो राहुल गांधी ने इस पर भी जवाब दिया और कहा कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा कॉल नहीं है। सुनिए जरा राहुल गांधी ने क्या कहा। मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज वॉचिंग, द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री इज वॉचिंग। दे हैव सीन माधेपुरा प्रेजेंटेशन, they have seen Anand presentation, and now they have seen Haryana presentation. ये दिख रहा है सबको। Fundamentally, this is their data. This is not our data. अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं और इसमें 3 प्रदेशों की खबर है, एमपी, यूपी और महाराष्ट्र। दर्शकों जहां बुर्का वर्सेस बुलडोजर हो गया है। आप सोचिए जरा, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। बाबा का बुलडोजर लगातार दहाड़ रहा है यूपी में और अब तो एमपी में भी जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। महाकाल की नगरी में यह कार्रवाई आज देखिए दर्शक, बेगम बाग में यह कार्रवाई की गई है।
अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये देखिए आप, महाराष्ट्र में जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। खान कंपाउंड पर बुलडोजर चला, लेकिन वहां पर बुर्का ब्रिगेड आ गई पुलिस के सामने। बड़ी संख्या में देवा भाव की फोर्स वहां मौजूद थी और इस कंपाउंड पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। अब दर्शकों आपको दिखाता हूं, ये देखिए, पुलिस फोर्स के आगे बुर्का ब्रिगेड आ गई। इसलिए कहा जा रहा है कि पूरी कार्रवाई को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। सुनिए जरा। जबरदस्त बहस हुई दर्शक। लेकिन इधर आप देखिए, बहराइच में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और लगातार गरज रहा है। यानी कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं उत्तर प्रदेश में बराबर कार्रवाई चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं महाकाल की नगरी में कैसे बुलडोजर एक्शन हो रहा है। देखिए जरा, महाकाल के बेगम बाग इलाके में जहां अवैध निर्माण किया है वहां बुलडोजर गरजा है। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ चल रही है। यूपी में दंगा लैंड हो या ठाणे का खान कंपाउंड, बुलडोजर की जद में आते ही हर अवैध इमारत की नींव आज हिल गई। आज पीले पंजे ने अतिक्रमण को मिट्टी में मिलाना शुरू किया तो बुर्का ब्रिगेड की चीखें निकल पड़ी। इधर बुर्का ब्रिगेड की बेचैनी कम नहीं थी, उधर मोहन के बुलडोजर ने महाकाल के रास्ते से बेगम बाग की सफाई शुरू कर दी। बुलडोजर अब धर्म युद्ध का प्रतीक बन गया है और अवैध के खिलाफ जंग का हथियार। भला देवभूमि फिर कैसे पीछे रहती, लिहाजा हरि की नगरी में भी मजार पर धड़ाधड़ बुलडोजर दहाड़ने लगा। यानी योगी का मंत्र और बुलडोजर तंत्र ने अतिक्रमण कर अवैध इमारत खड़े करने वाले गैंग को एक ही रात में सिरे से उखाड़ दिया। जो बचे उनको मिट्टी में मिलाने का वक्त करीब आ गया है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं बुलडोजर वर्सेस बुर्का कैसे हो रहा है और इसको लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। यूपी से निकला बुलडोजर पूरे देश में बवाल काट रहा है दर्शकों। एमपी से महाराष्ट्र तक आज बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी। सबसे पहले बुलडोजर एक्शन यूपी के बहराइच में हुआ और नोटिस के बाद दर्जनों दुकानों को बुलडोजर ने ध्वस्त किया। इसी तरह मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी बुलडोजर की गूंज सुनाई दी। महाकाल के रास्ते में बने बेगम बाग में बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई। करोड़ों की कीमत वाली 12 बिल्डिंग्स को मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन बुलडोजर पर सबसे ज्यादा बड़ा बवाल महाराष्ट्र में देखने को मिला दर्शकों, जहां अंडरवर्ल्ड से जुड़े इमारतों पर पीले पंजे का प्रहार हुआ। ठाणे के खान कंपाउंड पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। हालांकि बुलडोजर पहुंचते ही मुस्लिम महिलाओं ने बवाल कर दिया, लेकिन सैकड़ों पुलिस वालों ने बुलडोजर का रास्ता साफ करवाया। पहले भी हाईकोर्ट के आदेश पर खान कंपाउंड पर बुलडोजर चला था। आरोप है कि खान कंपाउंड की इमारतों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है और इसलिए ये पूरी तरह से विवादों में है। लेकिन जब बुलडोजर पहुंचा तो वहां पर कैसे बवाल हुआ सुनवाता हूं आपको। हम लोग के घर में हम लोग को रहने दीजिए। हम लोग का घर में छीनिए हम लोग से। हम लोग को ना आदमी मेरे है, ना मेरे कोई कमाई है, ना मेरे दौलत है। मेरे जो पैसा था घर ले लिया और मेरे पास 1 रुपया भी है नहीं। हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे मैं जाऊंगी। मेरा पैसा भी नहीं मिला तो हम लोग को हमारा घर चाहिए। घर के बदले घर नहीं चाहिए, हमारा घर चाहिए, टूटना नहीं चाहिए बस। अब दर्शकों मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। बुलडोजर एक्शन अलग अलग राज्यों में चल रहा है, जिसका एक उदाहरण हमें देखने को मिला हरिद्वार में, जहां अवैध मजार बनाई गई थी।
और वहां पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, एक और राज्य लेकर चलता हूं। राजस्थान जयपुर में लोहा मंडी में जबरदस्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। यानी अगर आप अतिक्रमण करेंगे तो फिर बुलडोजर एक्शन सामने आएगा। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर आया और पाकिस्तान कांपने वाला है, क्योंकि भारत की ड्रोन सेना तैयार हो गई और ये ड्रोन सेना आपको देखनी चाहिए दर्शकों, क्योंकि सबसे लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली तस्वीर दिखाइए। काउंटडाउन शुरू हो चुका है पाकिस्तान की तबाही, क्योंकि भारत युद्ध अभ्यास कर रहा है। जल, थल और नभ में भारत की पूरी तैयारी है। लेकिन सबसे लेटेस्ट तस्वीर जो आ गई है ड्रोन्स की दर्शकों, अंबाला पहुंचे आर्मी चीफ और ड्रोन पावर जो है भारत का वो आपको दिखा रहा हूं। यह आप देखिए, ये ड्रोन जब पाकिस्तान में अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो तबाही मचाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। अब दर्शकों, ये ड्रोन्स कितने खास, ये टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं, ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आसमान इन ड्रोन्स ने अपनी मुट्ठी में कर लिया। दिखाइए इस तस्वीर को फुल फ्रेम। अब दर्शकों, ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है और ये आप देख रहे हैं ऑपरेशन त्रिशूल में इन ड्रोन्स की झलक है। जब ये मैदान में आएंगे तो दुश्मन कांपने लगेगा। अब दर्शकों, पाकिस्तान में सिर्फ ड्रोन का खतरा नहीं, वहां तो अंदर ही विद्रोह हो रहा है। आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं और सड़कें खून से लाल हो गई हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि मुनीर अब भारत के ड्रोन से कांपने लगा है। बदलते वक्त के साथ हिंदुस्तान की आर्मी ने बदलाव की वो जंग छेड़ी कि हमारी ड्रोन पावर से आज पाकिस्तान ही नहीं दुनिया दहशत में है। ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से अभी पाकिस्तान निकल नहीं पाया कि दूसरा ऑपरेशन मंजूर हो गया, जिसका ट्रेलर खुद आर्मी चीफ ने अंबाला में दिखाया। ये भारत के उस किलर ड्रोन की खेप है जो दुश्मन पर मौत बनकर बरसती है और चंद मिनट में सब धूल धुएं का गुबार बस इसी तस्वीर के साथ मुनीर कश खाकर गिर पड़ा, क्योंकि सरक्रीक में तीनों सेनाएं पहले से डटी हैं। अब ड्रोन पावर ने 440 वोल्ट का झटका दिया है। जंग कब किस दिन होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर चुकी हैं कि अगली जंग कैसे होगी। बिना एक सैनिक के जान गवा हिंदुस्तान की ड्रोन आर्मी पाकिस्तान में तबाही मचाने के लिए तैयार है। बस इंतजार है तो एक ऑर्डर का। अब दर्शकों, बड़ी बात यह है कि भारत की ड्रोन तैयारी कैसी है, ड्रोन पावर क्या है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। भारत की ड्रोन पावर यह है दर्शकों, भारतीय सेना नए जमाने की जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। आर्मी ने अपनी तैयारियों का ट्रेलर ड्रोन शो के जरिए दिखाया है। आर्मी प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खड़गा कौर का दौरा किया है और आपको बता दें, उन्होंने आर्मी की ड्रोन वॉर की तैयारियों को परखा है। त्रिशूल युद्ध अभ्यास के बीच ड्रोन फ्रंट भारत की तैयारियों को बयां करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन ने अहम किरदार निभाया था। भारत की रणनीति ड्रोन के जरिए निगरानी बढ़ाने की है दर्शकों, ताकि जंग के हालात में दुर्गम इलाकों पर निगरानी रखी जा सके। इससे पहले राजस्थान में भी सेना ने ड्रोन शो से दुनिया को दंग कर दिया था और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत की पूरी तैयारी है। लेकिन दर्शकों, आज आपको एक एक तस्वीर में दिखाने वाला हूं भारत की ड्रोन शक्ति है कैसी है। आइए आपको दिखाते हैं।
यह है भारत की ड्रोन शक्ति। दर्शकों, जासूसी और निगरानी में माहिर है सर्चर मार्क। लगातार 18 घंटे उड़ने में यह सक्षम है। भारतीय सेना के पास हेरॉन ड्रोन भी है दर्शकों, और आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर में इसी का इस्तेमाल हुआ था। इसी ड्रोन ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई थी। थर्मोग्राफिक कैमरा, एयरबॉर्न सर्विलांस रडार से लैस है हेरॉन 2। लगातार 36 घंटे हवा में उड़ने में सक्षम है और किसी भी मौसम में उड़ने में सक्षम है। चीन सीमा पर इसी का इस्तेमाल होता है दर्शकों। फिर है MQ-9 भी, दुश्मन पर अटैक करने में सबसे माहिर, लगातार 27 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम अत्यंत उन्नत तकनीक वाला ड्रोन है दर्शकों। हाई टेक्नोलॉजी, 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। सोचिए जरा, 442 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है और 1850 किलोमीटर की रेंज इसे और ज्यादा खास बनाती है। ये ड्रोन लेजर गाइडेड मिसाइल से लैस है। एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल भी दाग सकता है दर्शकों। और एक और है आरोप ड्रोन। इसे दुनिया सुसाइड ड्रोन के नाम से जानती है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक है दर्शकों। 20 किलो विस्फोटक ले जाने में ये सक्षम है। टारगेट का हवा में ही इंतजार करता है। कमांड मिलते ही दुश्मन की मौत बनकर टूट पड़ता है। 7 घंटे लगातार हवा में उड़ने में क्षमता रखता है और ऑपरेशन सिंदूर में इसने ही तबाही मचाई थी। फिर आता है नागास्त्र ड्रोन, भारत का स्वदेशी सुसाइड ड्रोन। दुश्मन पर छिपकर अटैक करने में माहिर है। हवा में ही टारगेट का काम तमाम कर देता है दर्शकों। बेहद ऊंचाई पर यह मिशन को अंजाम दे सकता है, जबकि रडार से बचने में भी यह ड्रोन माहिर है। दुश्मन के काफिले और कैंपों को तबाह करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए दर्शकों, मैं कह रहा हूं कि भारत की ड्रोन शक्ति पूरी तरह से तैयार है। लेकिन दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और लगातार डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में है और डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल उनके अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में ही एक प्रतिद्वंदी ने बढ़ा दी है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त हार हुई है। दिखाता हूं मैं आपको तस्वीर, दिखाइए। यह है दर्शकों न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी और इन्होंने ट्रंप की पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेल कर कब्जा जमाया है और इसलिए दुनिया भर में इनकी चर्चा की जा रही है। अब दर्शकों, चर्चा क्यों की जा रही है? क्योंकि इन्होंने विनिंग स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप को सीधे ललकारा है। सुनिए जरा। 4 words for you. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. If anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4... अब उन्होंने सीधे ट्रूथ सोशल पर भी कमेंट किया, दर्शकों देख रहे हैं आप, और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है। यहां से एक शुरुआत हो गई, लेकिन दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, ममदानी ने जीत में बहुत कुछ बताया है, किस किस का योगदान रहा है और उनकी स्पीच में जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र है। सुनिए जरा। I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. अब दर्शकों, इनका बॉलीवुड से नाता है तो बॉलीवुड के गाने भी बजे और कैसे उन्होंने जीत के बाद जश्न मनाया, देखिए जरा। तो देखा, बॉलीवुड का धूम मचाले सॉन्ग भी उनकी स्पीच के आखिरी में बजाया गया और इसका सीधा मतलब यह है कि बॉलीवुड से उनका नाता है। लेकिन ट्रंप को कैसे उन्होंने चुनौती दी है, दिखाता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा दर्शकों। न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव परिणाम ने उन्हें चौंका दिया है। इस बार भारतीय मूल के जोहरान ममदानी मेयर बने हैं। उन्होंने ट्रंप की धमकी के बाद जीत हासिल की है। जोहरान ममदानी खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बताते हैं। इस चुनाव में ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी थे
और आपको बता दें, न्यूयॉर्क सिटी के कुल वोटर्स में उन्हें 50.4% मिले। जीत के बाद उन्होंने विनिंग स्पीच में ट्रंप को चैलेंज किया। ममदानी ने कहा जिस शहर में उन्हें बनाया है वही उन्हें खत्म कर देगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत इसका जवाब दिया और उन्होंने ट्रूथ पर लिखा कि अब ये शुरुआत हो चुकी है। ममदानी ने अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू के भाषण का जिक्र किया। न्यूयॉर्क के मेयर ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को कोट किया। ममदानी परिवार का बॉलीवुड से गहरा नाता रहा है और इसलिए वो पूरे परिवार के साथ बॉलीवुड म्यूजिक पर झूमते दिखाई दिए। न्यूयॉर्क में कैसे वोट किया ये आपको बता देता हूं। ममदानी जिस शहर के मेयर बने हैं, न्यूयॉर्क, वहां हर समुदाय के लोग रहते हैं। यहां धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता है। दर्शकों, न्यूयॉर्क में 48% ईसाई रहते हैं। इसमें कैथोलिक की आबादी 27% है और प्रोटेस्टेंट 19% है। यहूदियों की बात करें तो वो 11% हैं दर्शकों, जबकि मुस्लिमों की जनसंख्या 9% है। 2% आबादी हिंदू और बौद्ध की है और न्यूयॉर्क को डेमोक्रेटिक का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां पर जबरदस्त जीत की दुनिया भर में चर्चा की जा रही है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। डोनाल्ड ट्रंप को धक्का जरूर लगा है जो ये इलेक्शन में उनका कैंडिडेट हार गया और खुद वो हारे हैं। वो फिर उठेंगे और वो फिर कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेंगे ताकि ममदानी साहब अपना टर्म कंप्लीट ना कर सकें। दोनों के बीच में टकराव होगा, लेकिन जो बड़े हथियार हैं, जो आर्टिलरी हम कहते हैं, वो सारी डोनाल्ड ट्रंप के पास है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंची। तस्वीर दिखाइए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और फोटो सेशन भी हुआ है दर्शकों। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महिला टीम ने क्या बात की है और कितनी महत्वपूर्ण ये बातचीत रही है, आइए आपको बताते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की है। आपको जानकारी दे दें, टीम ने पीएम मोदी को स्पेशल जर्सी गिफ्ट की जिसमें खिलाड़ियों के साइन थे। मोदी को भेंट की गई टीम इंडिया की इस जर्सी पर नमो और नंबर 1 लिखा हुआ था। पहली बार विमेंस वर्ल्ड कप जीतने के बाद पीएम ने उन्हें आमंत्रित किया था। पीएम मोदी के साथ विमेन टीम के मुलाकात हुई है और साथ लोकमान्य तिलक मार्ग पर यह मुलाकात हुई है। भारतीय टीम के साथ बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मनहास और कोच अमोल मजूमदार भी मौजूद रहे। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में चोटिल होने वाली प्रतिका रावल व्हील चेयर पर प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची। वर्ल्ड कप जीतने के बाद मंगलवार को टीम इंडिया स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंची थी और दिल्ली पहुंचने पर टीम इंडिया का जबरदस्त स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक भव्य स्वागत का नजारा भी देखने को मिला। भारतीय टीम ने 2 नवंबर को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में वर्ल्ड कप जीता और भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को इस मैच में हराकर कप पर कब्जा जमाया था। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पहला वर्ल्ड कप है और देश भर में इस वर्ल्ड कप को लेकर खुशी की लहर है। और दर्शकों, आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, लेकिन आगे बढ़ेंगे खबरों में और एक बड़ी और अहम खबर आज आपको दिखाते हैं। आज देव दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा भी निकली है। आइए जरा आपको तस्वीर बताते हैं। वाराणसी में देव दिवाली मनाई जा रही। फुल फ्रेम इस तस्वीर को दिखाइए। अब दर्शकों, आपको दिखाते हैं वाराणसी में देव दिवाली पर गंगा घाट कैसे दियों से जगमग है। देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। काशी में अलौकिक तैयारी थी। आज देव दीपावली का त्योहार काशी में भव्यता के साथ मनाया गया। देखिए जरा।
दर्शकों आप देखिए, गंगा आरती भी आज पूरी भव्यता के साथ दशाश्वमेध घाट पर की गई। देखिए देखा दर्शकों आप, देव दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और आज बनारस में दीपावली, देवों की दीपावली मनाई गई। इस मौके पर काशी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। गंगा के सभी 84 घाट पर 25 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। घाटों की साज सज्जा से ऐसा लग रहा था जैसे काशी वासियों के घाट का श्रृंगार, उल्लास छलक पड़ा है। दीप जलाए गए तो पूरा नजारा स्वर्ग जैसा दिख रहा था। काशी में इस भव्य और दिव्य नजारे का पूरी तरह से एकत्रित करके तैयारी की गई और खुद गवाह बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी के नमो घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देव दीपावली महाउत्सव का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रूज के माध्यम से गंगा नदी के घाटों का जायजा लिया और देव दीपावली का मनोरम नजारा देखा। काशी में वैसे तो हर शाम गंगा आरती होती है, लेकिन आज गंगा घाट पर आरती की भव्यता देखते ही बन रही थी। लाखों श्रद्धालु अलौकिक पल के गवाह बने। सबके मन में मां गंगा की आरती थी और वाराणसी में देव दीपावली के अवसर पर दशाश्वमेध घाट पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सेना और एनडीआरएफ के जवान भी उत्सव में शामिल हुए। श्रद्धा और देशभक्ति के अद्भुत मिश्रण से लोग गदगद हो गए। तो आज दर्शकों देव दीपावली का त्योहार मनाया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की, जो हमने आपके लिए ही पूरी तरह से तैयार किया है, क्योंकि कल लोकतंत्र का महापर्व है दर्शकों, और आज का सूत्र उसी से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र के महापर्व में मिलकर सब प्रतिभाग करें, दान करें अपना मत, मतदाता बन मतदान करें। हर एक मतदाता का बहुमूल्य बड़ा मतदान है। भारत के हर एक नागरिक का बड़ा अमूल्य उपहार है। भावी नेता चुनने का संविधान ने दिया अधिकार है। देश की डोर कौन थामेगा, निर्णय का यह अधिकार है। भारत के हर नागरिक का परम कर्तव्य मतदान है। और हम भी आपसे यही कहेंगे, कल आप मतदान करें, अपना बहुत ख्याल रखें। भारत की बात है में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH